नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 35 वर्ष महिला की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रख देता हूं। इनके लिए जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कुछ इस प्रकार है कि सिक्योरिटी की कंपनी चलाना कैसा रहेगा इनके लिए, संतान के बारे में पूछा है इन्होंने, प्रॉपर्टी के योग कैसे हैं ये पूछा है, गवर्नमेंट जॉब की योग के बारे में पूछा है, बिजनेस के बारे में पूछा है कि ज्यादा लाभ किसमें मिलेगा, गवर्नमेंट की नौकरी करने में ज्यादा लाभ है या फिर बिजनेस चलाने में, एजुकेशन कैसा रहेगा और 8th हाउस से जुड़ी पूरी जानकारी मतलब अष्टम भाव से जुड़ी हुई जानकारी के बारे में भी इन्होंने सवाल पूछे हैं। चलिए सीधे इनके लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष है और इनकी लग्न कुंडली जो है वो प्रारंभ होती है 7 नंबर से। 7 नंबर यानी कि तुला लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा देव जाकर के जो है वो कर्क राशि में विराजमान है। तो इस जातिका की कुंडली बन जाती है यहाँ पर तुला लग्न और कर्क राशि की। तुला लग्न यानी कि शुक्र के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न बनता है ये। और ऐसे लोग कैसे होते हैं तो बहुत ही अच्छे और सौम्य स्वभाव के होते हैं, हंसमुख होते हैं आमतौर पर और जीवन में जो है तालमेल बना करके चलना जानते हैं, हर परिस्थिति के साथ सामंजस्य बिठाना जानते हैं ये। और ये इनके अंदर सबसे बड़ी खूबी होती है। कला वगैरह के क्षेत्र में जो है ज्यादा रुचि देखी गई है इनको, कला प्रेमी होते हैं ये आमतौर पर और उस क्षेत्र में कई बार जाने पर सफलता भी हासिल करते हैं। यहां पर देखा जाए लग्नेश उठ करके तीसरे भाव में बैठा हुआ है, मेहनत पराक्रम साहस के भाव में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से आप मेहनती होंगे, ये आपको मेहनत करवाएगा। ये जो शुक्र है खुद मेहनत के भाव में बैठा हुआ है तो आपको मेहनती बनाएगा। लग्न के ऊपर चले 26 डिग्री का लग्न है, लग्न का जो बल है वो थोड़ा कम हो जा रहा है क्योंकि 26 डिग्री यानी कि लग्न जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं माना जाएगा। लग्न में 2 ग्रह युति बना करके बैठे हुए हैं, शनि और सूर्य। शनि और सूर्य की युति आपके लग्न में हुई है और यहां पर देखा जाए तो शनि कौन है, सबसे पहले चलते हैं तो शनि इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है, वो सुखेश है और पंचमेश है यानी कि सुख स्थान, माता से सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख और साथ ही साथ पंचम भाव के स्वामी ग्रह यानी कि शिक्षा, संतान, लव, रोमांस भाव का स्वामी ग्रह बनता है शनि। तो इस कुंडली का सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह कोई है तो वो है शनि। लग्न में आकर के बैठा है, उच्च की राशि में बैठा है, शश नामक महापुरुष योग बना रहा है, अति उत्तम। लेकिन चूंकि सूर्य भी साथ में बैठ गए इस वजह से उसने शनि को अस्त कर दिया, इसलिए मैंने यहां पर सी लिखा हुआ है यानी कि शनि जो है वो कंबशन में है। अब शनि अस्त के हो गए तो ये जो शश महापुरुष योग बन रहा है इन सबका परिणाम बहुत कम हो जाएगा और ना के बराबर आपको इसका फल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणों की वजह से जो है कहीं ना कहीं शनि की जो पावर है वो छिन्न हो जाएगी। तो यहां पर शनि देव के ऊपर चले तो 25 डिग्री का शनि है, वैसे भी शनि मृत अवस्था में जा चुके थे और ऊपर से ये अस्त हो गए तो शनि के पास जो पावर है, जो बल है वो बहुत कम हो गया। दृष्टि का बल भी शनि के पास नहीं रहा। तो यहां पर शनि को पावर देना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो योग कारक ग्रह हैं। तो शनि को पावर देना है आपको। जब आप इन्हें पावर देंगी तो शनि के कारकत्व में भी वृद्धि हो जाएगी और आपको लाभ मिलेगा। सूर्य के ऊपर चले 29 डिग्री का सूर्य है, यहां पर लग्न में विराजमान है सूर्य और देखा जाए तो सूर्य जो है वो नीच की राशि में है। कैसे हैं तो नीच की राशि में विराजमान है सूर्य और यहां पर देखा जाए तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। अब चूंकि शनि साथ में बैठे हैं तो मुझे कहना चाहिए कि यहां पर सूर्य का नीच भंग हो जाएगा यानी कि सूर्य नीच भंग राजयोग बना देंगे। लेकिन शनि की वजह से तो निश्चित रूप से नीच भंग राजयोग नहीं बनने वाला है। हाँ, इतना जरूर है कि मंगल केंद्र में बैठा हुआ है तो काफी हद तक वो सूर्य की नीचता को भंग करने का काम करेगा क्योंकि मंगल ही वो ग्रह है जिसकी राशि में बैठ करके सूर्य उच्च के होते हैं और वो केंद्र में बैठा हुआ है मंगल, तो काफी हद तक सूर्य की नीचता फिर भी भंग हो जाएगी, शनि के कारण नहीं, मंगल के कारण। सूर्य यहां पर नीच की राशि में बैठे हुए निश्चित रूप से गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, परेशानी आएगी, पिता के साथ संबंध या पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है, उसको भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सूर्य 29 डिग्री का है, मृत अवस्था का है, नीच की राशि में है, शनि के साथ बैठा हुआ है। काफी हद तक कह सकता हूं ये कॉन्फिडेंस को कम करेगा,
आपके अंदर कॉन्फिडेंस को ये कम करने वाला होगा। सूर्य कौन है इस कुंडली में? तो वो लाभेश है। इस कुंडली में सूर्य कहीं से भी कारक नहीं है, लेकिन लाभ यानी कि जो भी काम आप करेंगे उससे आपको ये लाभ देने वाला है। तो लाभेश जाकर के लग्न में बैठा है, अच्छी बात है, लेकिन नीच की राशि में बैठा है, मृत अवस्था का बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहां पर लाभ में भी कमी होता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, मृत है तो दृष्टि का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा। तो यहां पर उच्च की दृष्टि डालेंगे तो हो सकता है वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत ईगो क्लैश आपके और आपके पति के बीच में देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय भाव के ऊपर चलते हैं। बुध और केतु यहां पर विराजमान है। कई बार बताया है बुध राहु या बुध केतु साथ में बैठ जाए तो जड़त्व नामक एक दोष बन जाता है। और इस कुंडली में बुध कौन है? तो वो है आपके भाग्येश। भाग्येश उठ करके धन भाव में बैठ जाए तो इसे महाधनी योग भी कहते हैं। तो कुंडली में महाधनी योग बना रहा है कौन? तो वो बना रहा है बुध। और यहां पर बुध 18 डिग्री के साथ है। किसकी राशि में बैठे हुए? तो मंगल के घर में बैठे हुए हैं। अति शत्रु के भाव में है, लेकिन तात्कालिक मैत्री में है। तात्कालिक मैत्री में हो जाने की वजह से यहां पर जो बुध है वो अच्छा परिणाम देंगे। बल बहुत अच्छा है बुध के पास। और यहां पर द्वितीय भाव में बैठा हुआ बुध जीवन में आपको लाभ दे देगा। वाणी वगैरह से भी आप चाहें तो लाभ उठा सकती हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं केतु साथ में बैठे हुए हैं तो थोड़ी सी परेशानी बनी रहेगी, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जड़त्व नामक एक दोष बन रहा है आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में। तो वाणी से लाभ तो उठा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वाणी का आपको ध्यान रखना है। मंगल का घर बनता है, जड़त्व दोष बन रहा है, वहां वाणी का ध्यान रखें। और यहां पर जो बुध है ये आपको धन वगैरह देने वाले होंगे। धन वगैरह में कोई कमी नहीं है। आप मेहनत करिए, खूब सारा धन लाभ आप जीवन में कमा सकती हैं। बुध की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। कहीं ना कहीं दृष्टि डाल करके ये आपको सडन गेन्स भी करवाता रहेगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। विदेश भाव, खर्च भाव का स्वामी ग्रह बनता है, बुध द्वितीय भाव में है। कहीं ना कहीं घर से दूर जाकर के भी आप थोड़ा बहुत धन का लाभ कमा सकती हैं। उसमें भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। केतु यहां पर विराजमान है द्वितीय भाव में ही। 3 डिग्री का केतु है यहां पर, और उच्च की राशि में बैठे हुए हैं केतु। बल करीब इनके पास भी 25% के आसपास का ही होगा। मंगल के घर में है और मंगल उच्च का है, तो निश्चित रूप से यहां पर केतु बहुत बढ़िया प्रभाव देंगे। और यहां पर देखा जाए दूसरे भाव में केतु बैठ करके आपको धन का लाभ करवाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया धन का लाभ करवाएंगे। एक से ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम आपके हो सकते हैं, इसमें भी आपको यह लाभ दे देगा। इसकी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर। देखिए, दृष्टि में बहुत ज्यादा बल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी बल के साथ देखेंगे कुंडली के छठे भाव के ऊपर तो शत्रुओं से आपको बचाएंगे, शत्रुओं पर विजय दिलवाएंगे, कंपटीशन वगैरह में सफलता दिलवाने वाले होंगे। केतु की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर। नीच की दृष्टि है। केतु की दशा में अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और केतु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा के ऊपर। यह अच्छी स्थिति नहीं है। चंद्रमा की राशि को देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे तो आपके मन को ये भ्रमित करने वाले होंगे, आपके मन को ये परेशान करने वाले होंगे। एक चीज के ऊपर आपका मन कभी भी नहीं टिकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु और शुक्र यहां पर जो है युति बनाकर के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। 17 डिग्री का शुक्र है और 17 डिग्री का गुरु है यहां पर और 7 डिग्री का शुक्र है यहां पर। तीसरे भाव में साहस, पराक्रम, छोटी मोटी यात्राओं और कम्युनिकेशन के भाव में युति बना करके बैठा हुआ है। बताया था मैंने आपको कि शुक्र लग्नेश है। शरीर भाव का स्वामी ग्रह जाकर के बैठा हुआ है कहां? तो मेहनत के भाव में, पराक्रम के भाव में। तो खूब सारी मेहनत करिए, खूब सारा पराक्रम करिए। ये जो शुक्र है आपको बहुत लाभ दिलवा देंगे। शुक्र देखा जाए तो यहां पर गुरु की राशि में बैठा हुआ और गुरु के साथ बैठ गया, तो यहां पर शत्रुता हो गई। और वैसे भी ये आपस में शत्रु है और तात्कालिक शत्रुता भी होगी, तो अति शत्रु होकर के बैठा हुआ है। तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम ये शुक्र आपको नहीं देने वाला है। और आप रत्न धारण कर लेंगे तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसमें भी आपको कोई खास लाभ नहीं मिलेगा। तो इस शुक्र को पूजा पाठ करके आपको थोड़ा बहुत बलवान करना चाहिए, थोड़ा और पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यहां पर शुक्र को आप थोड़ा पॉजिटिव कर देंगी तो जो मेहनत आप पराक्रम करेंगी, जो मेहनत आप करेंगी, उससे आपको ये लाभ दिलवा देंगे। कला के क्षेत्र में भी आपको थोड़ी बहुत सफलता दिलवा सकते हैं, इंटरेस्ट दिलवा सकते हैं। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान के ऊपर, हायर एजुकेशन भाव के ऊपर। इन सभी चीजों में आपको ये लाभ करवा देंगे। इसके अलावा देखा जाए गुरु यहां पर विराजमान है। 17 डिग्री का गुरु है यहां पर, अपने ही घर में धनु राशि में ही ये विराजमान है। तीसरे भाव में गुरु इस कुंडली में तृतीयेश है और षष्ठेश है। तो इस कुंडली में गुरु जो है वो कारक नहीं है, मारक है और स्वग्रही होकर के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। साहस पराक्रम में वृद्धि कर देगा। यदि कोई छोटे भाई या बहन है आपसे तो कहीं ना कहीं उनके साथ आपके संबंध को ये बढ़िया बना करके रखेंगे।
17 डिग्री का गुरु है, पूर्ण बलाबल के साथ विवाह भाव को देखिएगा, जबरदस्त स्थिति है। वैवाहिक जीवन में ये आपको लाभ देने वाले हैं, विवाह में ये सामंजस्य बिठाने में आपको मदद करने वाला है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, धर्म कर्म में आपकी रुचि दिलवा देंगे, धार्मिक यात्राएं पर भी आपको लेकर के जा सकते हैं और आपको उसमें भी लाभ दे सकते हैं। हायर एजुकेशन में भी ये आपको लाभ देने वाले हैं। और गुरु की दृष्टि जो लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, सूर्य की राशि को देखेंगे, खूब मेहनत करिए, गुरु आपको जीवन में खूब सारा लाभ अपनी दशांतर दशा में देने वाला है। तो गुरु भले ही इस कुंडली में कारक नहीं हो, लेकिन फिर भी उनकी प्लेसमेंट और उनकी जो दृष्टि है वो आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। और आपका गुरु बढ़िया है, और गुरु जो है वो पति को रिप्रेजेंट करता है। स्त्री की कुंडली में पति को गुरु रिप्रेजेंट करता है, और गुरु आपका बढ़िया है तो आपके पति भी बढ़िया होंगे। मंगल की बात करते हैं, मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, 5 डिग्री का मंगल है। यहां पर मंगल के पास जो बलाबल है वो 25% का बलाबल माना जाएगा। मंगल यहां पर मृत अवस्था में माने जाएंगे, सम राशि बनती है, मृत अवस्था का ये मंगल है। चतुर्थ भाव में बैठ गया मंगल तो कहीं ना कहीं ये आपको मांगलिक बनाता है। और रुचक नामक महापुरुष योग भी यहां पर मंगल बना देते हैं, रुचक महापुरुष योग भी ये मंगल इस कुंडली में बना देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस कुंडली में मंगल कारक नहीं है, तो मंगल का उच्च का हो जाना, उच्च की राशि में जो मंगल बैठा हुआ है ये बहुत सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सप्तमेश है और द्वितीयेश है, यानी कि इस कुंडली में जो मंगल देव है ये मार्केश है, मारक ग्रह हैं, तो उनका उच्च का होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते हैं। चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ है, मांगलिक बनाता है, दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कलह हो सकता है पति पत्नी के बीच में, लेकिन विवाह को टूटने नहीं देगा मंगल। जीवन में आप चाहें तो बढ़िया मकान वगैरह ले सकती हैं, भूमि वगैरह का सुख आपको ये मंगल देने वाला होगा। और मंगल की दृष्टियों की बात करें तो दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, और मारक ग्रह है तो करियर संबंधित परेशानी आपको देंगे। और दृष्टि डालेंगे लाभ स्थान के ऊपर, सूर्य की राशि को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने मेहनत से जीवन में लाभ अर्जित कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, राहु के ऊपर चलते हैं। कुंडली का अष्टम भाव है ये, और अष्टम भाव में राहु विराजमान है। आपका एक प्रश्न जो था वो मैं उसे अभी ले लेता हूं। आपने बोला था कि 8th हाउस से जुड़ी हुई पूरी जानकारी चाहिए, तो बिल्कुल मैं आपको देने वाला हूं अभी ही पूरी जानकारी। अष्टम भाव राहु विराजमान है, 3 डिग्री का राहु है यहां पर, उच्च की राशि में राहु विराजमान है अष्टम भाव में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अष्टम भाव क्या होता है। देखिए, अष्टम भाव जो होता है ना, ये रहस्यमयी चीजों के लिए देखते हैं, रिसर्च के लिए देखते हैं, ये गुप्त विद्याओं के लिए, रहस्यमयी विद्याओं के लिए देखते हैं। कई बार जो लोग तंत्र मंत्र में, एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, उनकी कुंडली में अष्टम भाव बहुत प्रभावशाली होता है। सर्जन जितने भी होते हैं उनकी कुंडली में अष्टम भाव या वृश्चिक राशि का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि सर्जरी भी हम कुंडली के अष्टम भाव से देखते हैं, गंभीर बीमारियों को भी हम अष्टम भाव से देखते हैं, ससुराल पक्ष को हम अष्टम भाव से देखते हैं, जीवन में अचानक से कोई परिवर्तन हो गया तो उसको हम अष्टम भाव से देखते हैं। और यहां पर जो है साइंटिस्ट वगैरह लोगों की कुंडली में भी, जो रिसर्चर्स हैं, जो पीएचडी वगैरह करते हैं, उनकी कुंडली में भी अष्टम भाव बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब आपकी कुंडली को देखें तो शुक्र की राशि बनती है और यहां पर राहु विराजमान है। मैंने बताया उच्च का राहु है, 3 डिग्री का जरूर है लेकिन उच्च का है, बलवान होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ। देखिए, ये आपको जीवन में कुछ सडन रिजल्ट्स देने वाला होगा। सबसे पहली बात, शुक्र की राशि में है, शुक्र जाकर के तीसरे भाव में बैठा हुआ है, ये बहुत बढ़िया नहीं हुआ। यदि शुक्र केंद्र में होते, त्रिकोण में होते तो वो सर्वश्रेष्ठ होता, लेकिन फिर भी यहां पर राहु उच्च का बैठा हुआ है तो हो सकता है सडन आपको लाभ दे दे, जीवन में अचानक से कोई परिवर्तन आए जो कि आपको लाभ दे जाए। लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि वैसे भी इस भाव से आप देखें तो शुक्र जो है वो षडाष्टक दोष बना रहे हैं, यानी कि इधर से चलेंगे तो 6 घर और इधर से चलेंगे तो 8 घर, तो षडाष्टक दोष बनना ये बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाएगा, तो उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर सकती हैं, इसकी वजह से रहस्यमय विद्याओं में आप जाइए, उसमें आप सफलता प्राप्त करने वाली होंगी। कहीं भी गूढ़ रहस्य या ऐसा कोई ज्ञान जिसके बारे में दुनिया बहुत ज्यादा नहीं जानती है, उस क्षेत्र में आप जाइए, ये राहु आपको बहुत मदद करने वाला है। आपके सब कॉन्शियस माइंड को ये राहु बहुत शार्प कर रहा है, ये बात आप जान लीजिए कि आपका जो अवचेतन मन है वो बहुत ज्यादा शार्प है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का कारण है कि आपका राहु अष्टम भाव में विराजमान है। राहु की दृष्टियों की बात करें तो राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर, कहीं ना कहीं विदेश वगैरह की यात्राएं करवा सकते हैं, धन का व्यय करवाने वाले होंगे, बेफिजूल का भी व्यय करवा देंगे। इसके अलावा राहु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, राहु की दशा में सेविंग्स का ध्यान रखें, वाणी का ध्यान रखें। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के
चतुर्थ भाव के ऊपर, और यहां पर राहु दृष्टि डालेंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, प्रॉपर्टी वगैरह लेने में कोई विशेष दिक्कत परेशानी नहीं देंगे, लेकिन जब भी प्रॉपर्टी खरीदें तो लीगल मैटर्स का ध्यान रखें, लीगल मैटर्स का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। चंद्रमा यहां पर कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं, अपने ही घर में विराजमान है। कर्मेश कर्म भाव में ही बैठा हुआ है, बढ़िया स्थिति है। कर्क राशि का चंद्रमा है, 13 डिग्री का बलाबल है, यानी कि जबरदस्त स्थिति में चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ दिख रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए इस चंद्रमा को, चंद्रमा अकेला बैठा है, पीछे कोई नहीं, साथ में कोई नहीं, आगे कोई नहीं। इसे कहते हैं कुंडली में केमद्रम दोष लग जाना। चंद्रमा को केमद्रम दोष लगना यानी कि व्यक्ति का जो मन है वो हमेशा अशांत रहेगा, मन फोकस्ड नहीं रह पाएगा। और इस चंद्रमा को केतु भी देख रहा है और मंगल भी देख रहा है, तो मंगल मारक ग्रह है और केतु तो वैसे भी परेशानी खड़ी करते हैं। राहु केतु जब भी चंद्रमा को देखते हैं तो आपका जो मन है वो शांत और स्थिर नहीं रहने वाला है, ये तो साफ है। कर्मेश है चंद्रमा, कर्म भाव में ही, करियर प्रोफेशन भाव में ही बैठे हुए हैं, उसमें थोड़ा बहुत लाभ करवा देंगे, स्टेबल करियर आपको देने वाले हैं, लेकिन इसको ठीक करना जरूरी है ताकि आपका जो मन है वो बहुत ज्यादा ना भागे। इसके अलावा देखा जाए चंद्र मंगल लक्ष्मी योग यहां पर बन रहा है, क्योंकि मंगल और चंद्रमा आमने सामने है, तो चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बन जाएगा। हालांकि बहुत ज्यादा लाभ नहीं दे पाएगा आपको, क्यों? क्योंकि मंगल इस कुंडली में मारक ग्रह है, तो बहुत जबरदस्त चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बन रहा है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ योग है तो कुछ ना कुछ % तो लाभ दे ही जाएगा आपको। तो मेहनत करेंगी तो जीवन में धन की कमी नहीं होने देगा। और वैसे भी आपकी कुंडली में मैंने आपको बताया था कि महाधनी योग है, तो थोड़ी बहुत मेहनत आप कर लीजिए, शनि को थोड़ा बलवान बना लीजिए, सूर्य को थोड़ा बेहतर कर लीजिए। सूर्य शनि और शुक्र इस 3 ग्रह को बेहतर कर लीजिए, आपको जीवन में कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं के ऊपर चलते हैं। दशा अभी आपको शुक्र की चल रही है और शुक्र की महादशा जो है आपको 12 जनवरी 2034 तक रहने वाली है। शुक्र की महादशा में फिलहाल आपको मंगल की अंतरदशा चल रही है जो कि 12 मार्च 2021 तक रहने वाली है। देखिए, ये समय है मेहनत करने का, और मेहनत करेंगी तो इस समय में बहुत कुछ आप हासिल कर सकती हैं। शुक्र भी मेहनत के भाव में है और मंगल मेहनत करने वाला और मेहनत करवाने वाला ग्रह है, तो मेहनत करिए, जीवन में सब कुछ हासिल कर पाएंगे। सिक्योरिटी की कंपनी चलाना चाहती हूँ, सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। सिक्योरिटी की कंपनी चलाना कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। मंगल और राहु बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट इसमें करने वाले हैं, कहीं से भी मैं आपको ना नहीं कहने वाला हूं। आप बेहिचक होकर के सिक्योरिटी कंपनी चला सकती हैं और बिजनेस करना आपकी कुंडली में बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप बिजनेस करिए, सिक्योरिटी की कंपनी चलाइए, अच्छा है आपके लिए। संतान कितनी होगी? देखिए, सबसे पहले तो संतान के बारे में मैं आपको बता दूं, कुंडली में संतान भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शनि, और उनका अस्त का होना ये कहीं से भी अच्छा नहीं माना जाएगा। संतान सुख में ये कहीं ना कहीं थोड़ी कमी जरूर करने वाला है। उच्च का जरूर दिख रहा है शनि, शश महापुरुष योग जरूर बना रहा है शनि, लेकिन जब ग्रह अस्त के होते हैं तो जिस भाव के वो स्वामी ग्रह है उस भाव से जुड़े रिजल्ट्स में भी कमी आती है। तो इसका जवाब देने से पहले मैं बस यही बोलूंगा, आप इस शनि को बलवान करिए, इसको बल दीजिए, नहीं तो संतान संबंधित थोड़ी बहुत शिकायत और परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। और संतान कितनी होगी और उनके लिंग वगैरह के बारे में ये ज्यादातर जो है एक पुरुष की कुंडली से ज्यादा एग्जैक्टली बताया जा सकता है। प्रॉपर्टी के योग कैसे हैं? बहुत बढ़िया है प्रॉपर्टी के योग। शनि को बलवान कर लीजिए, जबरदस्त स्थिति हो जाएगी। मंगल रोचक महापुरुष योग चतुर्थ भाव में बना रहे हैं, शनि को थोड़ा बलवान कर लेंगे, क्योंकि शनि के घर में मंगल है, तो शनि को बल जैसे दे देंगे तो प्रॉपर्टी वगैरह बहुत अच्छा, आप एक से ज्यादा भी खरीद सकती हैं। गवर्नमेंट जॉब के योग कमजोर है, गवर्नमेंट नौकरी के योग जो है वो कमजोर नजर आ रहे हैं। कारण जानना चाहेंगे तो निश्चित रूप से उसके पीछे का कारण है सूर्य। बिजनेस करना कैसा रहेगा? बिल्कुल बिजनेस करना आपके लिए बढ़िया है, बल्कि बिजनेस करना आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। कहीं से भी बिजनेस करना आपके लिए खराब नहीं है, आप रिस्क लीजिए, बिजनेस करिए, लाभ मिलेगा। और जिस क्षेत्र के बारे में आपने सोचा है बिजनेस करना, वो क्षेत्र बढ़िया है आपके लिए। एजुकेशन कैसा रहेगा? देखिए, एजुकेशन भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शनिदेव, अस्त के हो गए तो एजुकेशन लंबी खींच सकती है आपकी, एजुकेशन लंबी खींच सकती है, एजुकेशन में ब्रेक्स लग सकते हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। और लगे होंगे, आप अभी 35 वर्ष के हैं, निश्चित रूप से आप कुंडली के अनुसार जानना चाहते होंगे एजुकेशन कैसा रहा होगा, इसलिए आपने ये प्रश्न पूछा। तो शनिदेव पंचमेश बनते हैं और अस्त के हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं लग्न में आकर के बैठे हुए तो एजुकेशन के क्षेत्र में लेकर के तो जाएंगे, लेकिन अस्त के हुए हैं तो थोड़ी परेशानी भी जरूर देखने को मिलेगी। अष्टम भाव से जुड़ी हुई जानकारी आपने पूछा था, मैंने वो आपको पूरी तरह से दे दिया है।
उपाय पर जाने से पहले जो है आपको मैं बता दूं कि आपका नवमांश चार्ट जो है मेरे सामने है और नवमांश चार्ट में ग्रहों की स्थिति अच्छी है और वहां पर देखा जाए तो शनि जो है वर्गोत्तमी है, यानी कि लग्न में ही विराजमान है, तो अच्छी स्थिति है। यहां पर शनि को बस बल देना जरूरी है, शनि को बल देना जरूरी है। गुरु वहां पर पंचम भाव में जाकर के बैठे हुए, बढ़िया स्थिति है, संतान संबंधित सुख में वृद्धि हो जाएगी। बस आप शनि को बल दीजिए, आपको बढ़िया संतान सुख मिलेगा। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए नित्य ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना है आपको कम से कम 108 बार। समय हो तो 3 माला जाप या 5 माला जाप भी आप कर सकती हैं। गले में एक 6 मुखी रुद्राक्ष आपको लाल धागे में शुक्ल पक्ष के सोमवार के प्रातः काल को धारण करना है। नीलम रत्न करीब 7 रत्ती का आपको धारण करना है। नीलम दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, पंच धातु की अंगूठी में, कृष्ण पक्ष के शनिवार की संध्या काल को। नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देना है और वहीं पर खड़े होकर के 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। और आखिरी उपाय आपके लिए, हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे आप। तो निश्चित रूप से इन उपायों को यदि आप करती हैं तो जीवन में आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी चीज से जुड़ा हुआ हो, आपको इन उपायों से जीवन के हर क्षेत्र में मदद जरूर मिल जाएगी। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 35 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।